नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो आपको और हमको विशेष ध्यान देकर सुनना और इसके ऊपर सहभागिता के साथ कुछ करने की जरूरत है। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे हैं राष्ट्र नायक विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर के नाम से हम सब जानते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो साहित्यिक भी था, जिन्होंने कई कथाएं लिखी, कई उपन्यास लिखे, कई गीत संग्रह लिखे। इनके प्रतिभा की अगर कुछ बात बताऊं तो कविताएं या इन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं रची जो जेल में ब्रिटिश सरकार ने इनको कागज नहीं दिए लिखने को, तो इन्होंने दीवार पे लिखी। उस जेल से बाहर निकलने वाला कैदी उन रचनाओं को याद करता था और बाहर जाकर उसका प्रकाशन होता था। प्रकाशन के पहले ही जिनके पुस्तकों पर बैन लगने की सबसे लंबी परंपरा रही, ऐसे विनायक दामोदर सावरकर, जो स्वतंत्र वीर इस देश में तो तमाम हुए, लेकिन जिनको स्वतंत्र वीर कहा जाता है ऐसे एक ही है जिनका नाम है वीर सावरकर। इन वीर सावरकर के प्रति यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत ही तुच्छ दर्जे की हरकतें की और अब आने वाली एनडीए गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी से उन हरकतों को बदलने का आह्वान करने के लिए आज का बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको याद होगा 10 साल पहले जब एनडीए गवर्नमेंट गई थी, वाजपेयी गवर्नमेंट गई थी, और उसके बाद जब मनमोहन सरकार आई थी, तब के पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर ने अंडमान में, जहां पर 50 साल के लिए सजा हुई थी सावरकर जी को, वहां पर सावरकर जी की जो स्मृतियां थी उनको हटाया था, उनके वचनों को हटाया था, उनकी जानकारी को हटाया था। अंडमान का मतलब काला पानी का स्थान और काला पानी का स्थान मतलब वीर सावरकर, ये जो समीकरण था, ये बदलने का प्रयास तब के पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर ने किया था। और उसके बाद आज तक 10 सालों तक सावरकर की पहचान को मिटाने के तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस देश ने अपने हृदय में जिस हिंदू हृदय सम्राट को स्थान दिया है, उसको दोबारा वहां जमीन पर स्थान देने की आवश्यकता है। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं। हमेशा की तरह बेखौफ होकर आप कॉल करके, वॉइस कॉल करके, स्काइप पर वीडियो कॉल करके और सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देकर अपनी मांग को बढ़ा सकते हैं। आइए आपकी प्रतिक्रिया लेने के पहले नजर डालते हैं मुद्दे पर। समय नहीं देखता, वो तो समय के माथे पर अपना नाम अंकित करता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आजादी के लिए क्रांतिकारी अभियान चलाने वाले वीर सावरकर राष्ट्र नायक नहीं हैं? क्या 2 बार आजीवन कारावास की सजा पाने वाले वीर सावरकर को राष्ट्र नायक घोषित नहीं किया जाना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गूंजा था वीर सावरकर की गिरफ्तारी का मामला। हुकूमत राष्ट्र नायकों को इतिहास में दफन करने की साजिश करती रही है। वीर सावरकर को इतिहास से पूरी तरह से बेदखल करने की कोशिश की गई है। आजादी के पहले अपने क्रांतिकारी विचारों और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका की वजह से वीर सावरकर अंग्रेजों की आंखों में तो खटकते ही रहे। आजादी के बाद भी यहाँ की हुकूमत उनके पीछे पड़ी रही। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में उन्हें फंसाने की नाकाम कोशिश की गई और इसके साथ ही उनके खिलाफ प्रचंड प्रचार भी किया गया। बेबाक शब्दों में कहा जा सकता है कि वीर सावरकर को इतिहास से खारिज करने की कोशिशें लगातार होती रही हैं, जबकि आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। वीर सावरकर पर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय का प्रभाव था। इटली की आत्मा कही जाने वाली मेजिनी की आत्मकथा ने भी उन्हें आजादी के मायने सिखलाए थे। कम उम्र में ही उन्हें एहसास हो गया था कि आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए लड़ना होगा। इसके बाद बस वो लड़ते ही रहे, पहले हिंदुस्तान में, फिर यूरोप में। कभी अभिनव भारत जैसा संगठन बनाया तो कभी इंडियन सोसाइटी। इंग्लैंड में रहकर वीर सावरकर ने रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की विधि सीखी और फिर इसी विधि को हिंदुस्तान के नौजवानों तक पहुंचाया। ब्रिटिश हुकूमत उनके पीछे पड़ गई और अंततः उन्हें हिरासत में ले लिया। वे पहले भारतीय थे जिन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान की सेल्युलर जेल में उन्हें रखा गया। उनको हर तरह से कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन अंग्रेज उनकी राष्ट्र सेवा की भावना को नहीं दबा सके। ये एक विशेष अदालत है। बंबई हाई कोर्ट में एक विशेष कानून के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित की गई। इसमें 3 जजों के अतिरिक्त
कोई ज्यूरी नहीं है। इसमें किसी अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं है। विनायक दामोदर सावरकर पर इस अदालत में अभियोग लगाया गया कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध ऐसे पेपर बांटे जिनमें शस्त्र बनाने की विधियां छपी हुई थीं। इस जुर्म के लिए उन्हें 25 वर्षों के लिए काला पानी की कड़ी सजा सुनाई गई। उनकी संपूर्ण संपत्ति की जब्ती के ऑर्डर भी दिए गए। इसी विशेष अदालत में एक दूसरे मुकदमे में यह अभियोग लगाया गया कि नासिक के कलेक्टर मिस्टर जैक्सन की हत्या के लिए विनायक दामोदर सावरकर ने अपने साथियों को भड़काया। इस अपराध में और 25 वर्षों की काला पानी की सजा दी गई। वीर सावरकर क्रांतिकारी होने के साथ साथ समाज सुधारक और चिंतक भी थे। उन्होंने 1857 की लड़ाई को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया था। अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह कहते थे, लेकिन वीर सावरकर ने इतिहास को ही पलट दिया। आजादी के बाद भले ही कांग्रेस हुकूमत ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों को रोक दिया था, लेकिन वे सामाजिक उत्थान के काम में लगे रहे। कांग्रेस की सरकार वीर सावरकर की लगातार उपेक्षा करती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद के अंदर वीर सावरकर की तस्वीर तो लगवा दी थी, लेकिन उनकी जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं ने कभी शिरकत नहीं की। अब वीर सावरकर को निश्चित रूप से राष्ट्र नायक का दर्जा मिलना चाहिए। आलोक नंदन, सुदर्शन न्यूज। देश की सेवा प्रभु राम और कृष्ण की सेवा है। मेरे पास ना तो धन है, ना तो योग्यता। ऐसा अयोग्य पुत्र माता के पावन चरणों में अपने रक्त के अतिरिक्त और क्या चढ़ा सकता है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं। ये मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ अब हम कॉल लेना शुरू करेंगे। मैं दर्शकों को एक मेरे से जुड़ी हुई बात भी बताऊंगा। जो फिल्म यहाँ बिंदास बोल में अभी आप पैकेज में देख रहे थे, मैं जब 5वीं 6वीं कक्षा में था तब ये फिल्म बनने के लिए महाराष्ट्र के एक ट्रस्ट ने जब काम हाथ में लिया था तो 1-1 रुपया एक घर से, एक बच्चे से, स्टूडेंट से इकट्ठा किया गया था। 5वीं 6वीं की कक्षा में हम स्लाइड शो विभिन्न स्कूलों में जाकर दिखाते थे और एक विद्यार्थी से 1 रुपया कलेक्ट करते थे। उद्देश्य तब भी यही था कि सावरकर हर घर में पहुंचे, हर हृदय में पहुंचे। और आज के बिंदास का भी विषय यह है कि अंडमान में तो उनको न्याय देना है, हिंदुस्तान के हर दिल में भी उनको न्याय देना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, मेरा एक प्रश्न है, अगर कांग्रेस से अलग कोई भी इंसान यहाँ पे जिसने इस देश के लिए कुछ करना चाहा, उसे देशद्रोही या आतंकवादी क्यों ठहराया गया? जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ लोग जो भी था, जो उसको कुछ नहीं कहा गया। बिल्कुल, और ना केवल तब ठहराया गया बल्कि आज भी यही हो रहा है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी, वीर सावरकर एक महान व्यक्ति थे। मणिशंकर जैसे गिरे हुए आदमी को उनके उधर में हम देखा, वो जेल में देखी हुई है, उस जेल में पूरा मतलब मिटाया, उसके ऊपर पूरी मतलब इन्हें वो सीमेंटेड करवा दी। उस आदमी का जिनने स्टैचू बनाकर लगाना चाहिए था। कांग्रेस की नीति क्या थी? अंग्रेजों में कांग्रेस की नीति में कोई इनका नीति थी फूट डालो राज करो। इतने बड़े बड़े सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उनके सबके नाम इनने मिटो दिए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या काम किया था? खाली महात्मा गांधी उस टाइम इसका नंबर नहीं आता। बिल्कुल। मणिशंकर अय्यर और उनके सरकार ने सावरकर के लिखे नामों को दीवारों से मिटाने का प्रयास किया, लेकिन हिंदुस्तान के दिल से उसको मिटा नहीं सकते, क्योंकि सावरकर की साधना और इस देश के लिए कमिटमेंट और कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा था कि उसको हम मिटने नहीं देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, नमस्कार। मैं पुणे से बोल रहा हूँ, शेषराव जाधव। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मुझे कहना, भूतपूर्व पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर जो थे, उन्होंने सावर जी की स्मृति है जहाँ अंडमान जेल में जो 50-60 वर्षों से थी, उनको हटा के बहुत बड़ा गुनाह किया है और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला के उनको जेल भेजना चाहिए और उनको भी काला पानी की सजा होनी चाहिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। हरिओम। धन्यवाद। हम आपको कारण भी दिखाते हैं कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं। देख लीजिए।
भेदभाव की नीति। अंग्रेज तो शुरू से ही ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते थे जो उन्हें बलात् भारत से उखाड़ने के पक्ष में थे। अंग्रेज ये कतई नहीं चाहते थे कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में हिंसक हो। देश और विदेश में भी भारत की स्वतंत्रता को लेकर होने वाले हिंसक आंदोलनों को कुचलने की उन्होंने पूरी कोशिश की। इसके साथ ही वे नरमपंथी नेताओं को प्रोत्साहित भी करते थे ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला सकें। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार भी कमोवेश अंग्रेजों की नीति पर ही चलती रही। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति का इस्तेमाल कांग्रेस ने खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए करना शुरू कर दिया। भेदभाव की नीति जारी रही, यहाँ तक कि देश से राष्ट्रवाद की अवधारणा को भी खत्म करने की कोशिश की जाने लगी। राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ साजिश, देश में सत्ता का हस्तांतरण हुआ और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार तो बन गई, लेकिन इसके साथ ही राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ साजिश गहरी होती गई। वीर सावरकर जैसे प्रखर राष्ट्रवादी न सिर्फ भारत विभाजन का विरोध कर रहे थे बल्कि सत्ता के हस्तांतरण के भी खिलाफ थे। इनका साफ कहना था कि भारत को पूर्ण स्वराज्य चाहिए। कांग्रेस हुकूमत में बैठे लोग ये जानते थे कि वीर सावरकर जैसे राष्ट्रवादी नेता कभी चैन से नहीं बैठेंगे। योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस हुकूमत ने राष्ट्रवादी नेताओं को निपटाना शुरू कर दिया। वीर सावरकर को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया गया। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी, यहाँ तक कि उन्हें महात्मा गांधी की हत्या करने की साजिश में फंसाने की कोशिश की गई। उनके घर पर हमला किया गया। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि देश से अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस हुकूमत उसी के अंदाज में राष्ट्रवादी नेताओं को ठिकाने लगाने का काम करती रही। छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों का प्रभाव, आजादी मिलने के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का विभाजन तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों की एक मंडली भी सक्रिय हो गई। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इनका सिर्फ एक ही काम था, तुष्टीकरण करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के इर्द गिर्द जमा छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों ने तमाम राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ एक अभियान सा छेड़ दिया। कांग्रेस की नजर शुरू से ही मुसलमानों पर लगी हुई थी। बाद के दिनों में कांग्रेस मुसलमानों का इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर करती रही। मुसलमानों को अपने हक में बनाए रखने के लिए कांग्रेस की ओर से तरह तरह के तिकड़म किए गए। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में राष्ट्रवादी सोच और इससे जुड़े लोगों पर जबरदस्त आक्रमण किए गए। छद्म धर्मनिरपेक्षवादियों की एक लॉबी आज भी राष्ट्रवादियों के खिलाफ जहर उगलने में लगी हुई है। जो लॉबी सावरकर के खिलाफ काम करती है, उनके मुखिया जो मणिशंकर अय्यर है, क्या आप उनको जानते हैं? मणिशंकर अय्यर वो वही व्यक्तित्व है जिन्होंने चाइना वॉर के समय ऐसी भूमिका ली थी कि चाइना की सेना भारत के मुक्ति के लिए आई है और उसको मुक्ति सेना कहने वाले यही वो व्यक्ति है जो सावरकर का विरोध करते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, नमस्कार। बोलिए, नहीं हो अभी, क्या कहना है आपको? हाँ नमस्कार, मैं कुमार सिंह से शरद यादव बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि एक कॉलर एक ही बार कॉल करे, क्योंकि करोड़ों लोग कार्यक्रम देखते हैं और हजारों कॉल एक समय में लैंड होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए। सावरकर जैसा विषय इस देश के हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए आज का ये हमारा विशेष प्रयास है। हम कॉलर को कहेंगे कि नए नए मुद्दों, नई जानकारी और अपने जो सावरकर के बारे में जाना है उसको हमारे थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। ये तो 60 साल से दिख ही रहा है कि कांग्रेस का नीतियां ऐसी खराब रही है जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में वो भुगती भी है अभी। और वीर सावरकर का एक बात ये होना चाहिए कि हिस्ट्री में कहीं इनका कोई चैप्टर नहीं आता, तो इनका चैप्टर, इनकी स्टोरी, लाइफ स्टोरी जो है वो अब हिस्ट्री में इनको देना चाहिए, सिलेबस में बच्चों के। आप कहाँ से बोल रही है? और लोगों को इनके बारे में पता चलेगा। आप कहाँ से बोल रही है? अहमदाबाद से। आपने सावरकर के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये आज की स्थिति है। आज के बच्चों को राहुल गांधी के बारे में तो पढ़ने के लिए है, लेकिन सावरकर नहीं है, क्योंकि सावरकर को कम्युनल ठहराया जाता है और जातीयवादी ठहराकर ऐसे क्रांतिकारी को, भारत माता के वीरों को सिलेबस से निकाल दिया जाता है। आज के बच्चे अगर सावरकर जैसे महानायकों को पढ़ेंगे नहीं तो इस देश पर अगर कभी विपदा आती है तो उसको बचाने के लिए अपना सर्वस्व किसके तरफ देखकर लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसलिए सावरकर जैसे महानायकों का संदर्भ, पूरी जानकारी बच्चों को स्कूली किताबों में होनी चाहिए। इस छोटी बहन ने, हमारे कॉलर ने अहमदाबाद से कॉल करके बात कही है और भी कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद।
बोलिए, इस वर्ष क्या कहना है आपको? इस वर्ष वीर सावरकर राष्ट्रनायक, वीर सावरकर जी को राष्ट्रनायक का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले हिंदू द्रोहियों की सरकार लगातार इस देश में रही है। अब मोदी जी की सरकार वीर सावरकर और उनके जैसे अन्य हिंदुत्ववादी। आपको अपेक्षा है कि ऐसा होगा? जी धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सूरज जी, सावरकर जी एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता थे और उनके कांग्रेस ने हमेशा ही हिंदुत्ववादी नेता के साथ उन्होंने अन्याय किया है, पहले से ही। नेहरू जी के यहाँ से ही जब भी उन्होंने पूरी तरह से अपने जीवन में उन्होंने बताया था कि हिंदू मुस्लिम में कैसा एटीट्यूड होता है, हिंदू में कैसा होता है, मुस्लिम में कैसा होता है। और उन्होंने हमेशा ये जो आज जो सिचुएशन है उसका तभी उन्होंने उजागर कर दिया था कि ऐसा ऐसा ये लोग करते हैं, बाकी धर्म के लोग। तो नेहरू जी ने तभी से ही उनको दबाना शुरू कर दिया था, जबकि मतलब हिंदुत्ववादी नेताओं के उनके यहाँ से। तो अभी अगर सावरकर जी को न्याय देना है तो अभी जो नया सरकार बनी है उनको ये जो बिल्कुल उनको विशेष प्रयास करने चाहिए और इसी की मांग आज के बिंदास से हम ये कर रहे हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोल जारी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हमने आपके सामने मुद्दा लाया है वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर जिनको कहा जाता है, उनको आखिर न्याय कब मिलेगा? और यूपीए सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उनको पीछे ढकलने का जो काम किया है, क्या मोदी सरकार उनको आगे लाएगी और इतना आगे लाएगी कि आपके हमारे दिल में, हिंदुस्तान के हर दिल में उनको जगह बनाएगी और इसलिए उनको राष्ट्र नायक का दर्जा दिया जाएगा? बिंदास की आज की इस मांग के साथ लाखों लोगों ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर इस मांग का समर्थन किया है। कई प्रतिक्रिया आई है और हम उन प्रतिक्रियाओं को स्क्रीन पर भी बीच बीच में दिखा रहे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर रहे और साथ साथ में हम आपको सावरकर के ऊपर बने एक फिल्म के कुछ शॉट्स भी दिखा रहे। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जब विपरीत स्थिति में होते हैं तो ऐसे स्थिति में उनको क्या सोचना चाहिए, किन के तरफ देखना चाहिए और किन के तरफ देखने से उनकी ऊर्जा बनी रह सकती है, उनकी देश के प्रति समर्पण की भावना और मजबूत हो सकती है। ऐसा एक शॉट हम आपको दिखाते हैं जब सावरकर जी की पत्नी जेल में सावरकर जी को मिलने गई थी, तब दोनों के बीच का ये संवाद देख लीजिए। विवाह के बाद बेटे बेटियों की संख्या बढ़ाना ही क्या संसार है? ऐसा संसार तो चिड़िया और कौवे भी बना लेते हैं। 4 परिवारों को कष्ट में डालकर हजारों लाखों परिवारों का कल्याण हुआ तो क्या बुरा हुआ? भारत माता जब दास्ता की बेड़ियों से मुक्त होगी तो ये सारे कष्ट किसे याद रहेंगे? ये वाक्य है, हम आपको छोटे में दिखा रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम में ज़्यादा कॉल भी लेने हैं, लेकिन सोचिए कि मैं, मेरा और सब कुछ मेरे में फंसे इस आज के युवाओं को, आज के पारिवारिक परिप्रेक्ष्य को सावरकर के दृष्टिकोण से देखकर देश के लिए कुछ करने की भावना जागनी चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद चौहान जी। बोलिए सर, हम जिस देश में रहते हैं, आज़ादी के बाद बहुत सालों तक कांग्रेस का राज रहा है। कांग्रेस ये मानती है कि देश को आज़ाद कराने में कांग्रेसियों का हाथ, राज में जवाहरलाल नेहरू और सब कांग्रेस नेताओं का, तो हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महानायक थे जिनकी वीरता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है और जो कांग्रेस के सरकार से अपेक्षा ही नहीं किया जा सकता था कि इनको महानायक की दर्जा दिया जाए। अब बीजेपी की सरकार आई है, कुछ अपेक्षाएं जगी हैं। सबसे जरूरी सिर्फ महानायक की दर्जा देने से काम पूरा नहीं होगा। जन जन तक जो बच्चे, हमारे आज बच्चे हैं जो कल की नया पीढ़ी बनेंगे, उनके अंदर इस तरह की वीरता भरनी पड़ेगी। उसके लिए शिक्षा पद्धति में सुधार करना पड़ेगा। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग का बच्चा का जो है
वो अंग्रेजी स्कूलों में जाता है, और अंग्रेजी स्कूलों में ना कोई सुभाष चंद्र बोस की पढ़ाई होती है ना सावरकर की। एक नियम बनाकर जितने भी हमारे शहीद हुए, जितने भी देश के लिए लड़े, उन लोगों के लिए सभी स्कूलों में, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में एक पद्धति के अनुसार उनको पढ़ाया जाए, जिससे हमारे देश के लोगों को इनके बारे में मालूम हो, और नए नए बच्चे हों जिससे पढ़ने से उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगे और आगे जाके वो देश के लिए काम करे, न कि सिर्फ पढ़ाई करके अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन जाके इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग के लिए बने। उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगे। बिल्कुल, सबसे धन्यवाद। और केवल विदेश जाना बुरा नहीं है, विदेश में जाकर इस देश के धड़कनों के साथ दिल धड़कना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सावरकर विदेश में थे, विदेश में पढ़ाई करते हुए इस देश के लिए शस्त्र भेजने का काम करने वाले पहले क्रांतिकारी सावरकर थे। किताबों के अंदर रिवॉल्वर को भेजने का काम अगर शुरुआत दुनिया में किसी ने की तो सावरकर ने की थी, और यही वो सावरकर थे जो राष्ट्र प्रेम की मशाल जगाते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं आदरणीय वीर सावरकर और उनके साथ साथ लाखों उन शहीदों को अपना प्रणाम और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया और जिनका आज कहीं नामो निशान नहीं। उसका मूल कारण है वो कांग्रेस जो सन 1885 में इटावा के कलेक्टर एवं ह्यूम की दलाल बनकर के, उनका एजेंट बनकर के अब तक शासन करती रही। और ये इनका भेदभाव और भ्रष्टाचार इसी से साबित है। एक तरफ आदरणीय परम पूज्य सुभाष चंद्र बोस को देशद्रोही करार करके अंग्रेज सौंपने तैयार हो जाते हैं, और अगर वो देशद्रोही है तो वो सारा अपराध नेहरू, गांधी और उनके साथियों ने किया है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था साहब कि मैं बॉम्बे से सुनील सिंह बोल रहा हूँ। हाँ। ये जो आपने चैनल दिखा रहे बहुत बढ़िया है, और इसका पूरे का मास्टरमाइंड जो है ये दिग्विजय सिंह है सर। इसको पकड़ा जाए। देखिए, क्योंकि बीच में मैं काफी पहले 4-5 महीना पहले सुना था, जब बोल रहा था कि मैंने करकरे से बात करता था और ये आमचे से बात करता था जो मर गए, तो उनको बोलता था कि ये लोग बोलते थे कि हमको जान का खतरा है, ये आरएसएस से, इससे इसको स्वयं ये करेंगे तो ये क्या धन्यवाद। कुप्रचार के तो कई नायक है इस देश में। अधिनायक या नायक आजादी के बाद इसलिए भी पैदा नहीं हुए क्योंकि उनके सामने, इस देश के बच्चों के सामने सही नायकों का, भारत माता के सुपूतों का विषय ही नहीं जाने दिया। अगर वो नहीं जाएगा तो दिग्विजय सिंह जैसे ही होंगे ना, और दिग्विजय जैसे ही लोग हैं जिन्होंने ऐसे नायकों को सरकार के द्वारा पुरस्कृत नहीं होने दिया, बल्कि उनके अस्तित्व का दमन करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार सुरेश भाई। बोलिए। कैसे हो? एकदम ठीक। धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। वीर सावरकर जी को ये पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो इनको अभी तक जो इन्होंने सरकार ने, हमारी कांग्रेस सरकार ने इनको पीछे रख छोड़ा हुआ था, उनका अपना सेल्फिशनेस था। वो अपने आप को, अपने परिवार को ही आगे बढ़ाना चाहते थे, ना कि किसी और को। जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां की, अपनी जान दे दी, उनको तो उन्होंने पूछा तक नहीं, उनका तो नाम निशान नहीं रखा, लेकिन अपने आप को ये आगे लाते रहे कि हमने देश की आज़ादी कराई है। ये तो गलती से बनने वाले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नेताजी को भी नहीं छोड़ा, ना सुभाष चंद्र बोस जी को, ना वीर सावरकर। इसमें अनेकों ऐसे लाखों लोगों के नाम हैं, लाखों हमारे देशभक्तों के नाम हैं जिन्होंने अपनी देश के आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन ये तो सिर्फ अपना परिवार ही देखते रहे। अब देखो, आपके ही चैनल से हमने सुना था कि ये राहुल गांधी के बारे में सिलेबस बना रहे हैं। अरे ऐसी सरकार बनी है जिन्होंने, कांग्रेस ने अपना परिवार को ही आगे लाया है और किसी के बारे में सोचा तक नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। क्या हमने ही कार्यक्रम किया था कि कर्नाटक सरकार ने वहाँ के सिलेबस में, पुस्तकों में, अभ्यासक्रम में राहुल गांधी के ऊपर चैप्टर लाया है, एक धड़ा लाया है, एक पूरा सिलेबस में उसको ऐड किया गया है, लेकिन ऐसा सावरकर के बारे में नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद।
सुरेश जी, मैं लुधियाना से प्रमोद भाई बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा इतना ही कहना है कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश इसलिए चल रही है क्योंकि ये जितने भी भारतीय संस्कृति के लोग थे और जितने भी ये देशभक्त थे, इन सबको एक प्रकार से ये खत्म करना चाहते हैं ताकि कोई देशभक्त दूसरा पैदा ना हो, कोई संस्कृति के रक्षक दूसरा पैदा ना हो। क्योंकि इनको इन संस्कृति के रक्षकों से और राष्ट्रवाद के जो नीति पे चलने वाले लोगों से सख्त नफरत है, क्योंकि ये चाहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति करते हुए हमारी सरकार दिनों दिन लंबी बढ़ती चली जाएगी और हमारी सरकार बनी रहेगी। आज जो संस्कार संस्कृति के द्वारा जो मोदी जी को मिला, आज मीडिया चैनल सभी जो जोर जोर से चिल्लाते थे कि संसद जो है ना तो मंदिर के समान है, लेकिन किसी कांग्रेस के नेता कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जिसने संसद भवन को मत्था टेका हो। बिल्कुल। आज पहली बार नरेंद्र मोदी ने मत्था धन्यवाद। टेका। ये क्यों किया मोदी ने? क्योंकि उन्होंने सावरकर को पढ़ा है, उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ा है, उन्होंने गोलवरकर को पढ़ा है, उन्होंने लोकमान्य तिलक को पढ़ा है। तमाम ऐसे राष्ट्र प्रेमी लोगों को पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में ही मंदिर के प्रति झुकने की भावना निर्माण हो सकती है। मंदिर का दोहन करने वाले और प्रजातंत्र पर बलात्कार करने वाले उसके सीढ़ियों का दर्शन कर भी कैसे सकते हैं? अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सूरज जी। हाँ, जय हिंद सूरज जी, मैं हैदराबाद से सदानंद सिंह बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुत समय के बाद मेरा नंबर लगा है। मुझे बस इतना कहना है कि आज हमारे देश का इतना दुर्भाग्य आ गया है कि हम वीरों के लिए जो सम्मान पहले ही मिलना चाहिए था सरकार के द्वारा, उसके लिए हमें मांग करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही रहेगा तो जो देश प्रेमी लोग हैं उनके दिल से है तो देश का प्रेम हल्का हल्का ऐसा खत्म हो जाएगा कि समाज पूरा बर्बाद सा हो जाएगा। बस मेरी एक ही प्रार्थना है नरेंद्र मोदी जी से कि जितने भी वीर है हमारे हिंदुस्तान के, उनको उनका सम्मान मिले, नहीं तो कल कोई भी भगत सिंह नहीं रहेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हम जरा परिणामों पर नजर डाल लेते हैं, देख लीजिए। राष्ट्रवादियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। राष्ट्रवादी नेताओं को हाशिए पर ढकेलने के लिए उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी खूब हुआ है। आजादी के बाद से ही सारी सरकारी मशीनरी राष्ट्रवादियों को बदनाम करने में लगी हुई है। तमाम विश्वविद्यालयों से संबंधित शोध संस्थाओं में ऐसे लोगों को खोज खोज कर बैठाया गया जो सिर्फ राष्ट्रवादियों के खिलाफ जहर उगलने में महारत हासिल किए हुए थे। सरकारी खर्चे पर आयोजित सेमिनारों में भी ऐसे विषयों को उठाया जाता था जो सीधे तौर पर राष्ट्रवादियों को हिंसक और देश विरोधी करार देती थी। यहाँ तक कि इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में भी जानबूझकर ऐसे अध्याय शामिल किए जाते थे जिनमें राष्ट्रवादी नेताओं को गलत तरीके से पेश किया जाता था। इसके लिए अखबारों और पत्र पत्रिकाओं का भी इस्तेमाल किया गया। शोध करने वाले उन लोगों को विशेष तरजीह दी गई जो खास तौर पर राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ काम कर रहे थे। झूठे मुकदमों में फंसाना। अपने खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को सबक सिखाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत झूठे मुकदमों का इस्तेमाल करती थी। ऐसे लोगों को झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता था जो सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते थे। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार भी अंग्रेजों की इस नीति पर चलती रही। वीर सावरकर को गांधी जी के हत्या के मामले में फंसाने की पूरी कोशिश की गई है। झूठे गवाह खड़े किए गए और ये साबित किया जाने लगा कि वीर सावरकर की गांधी जी की हत्या में संलिप्तता है। इस हत्या की साजिश में उनकी अहम भूमिका है। वीर सावरकर सैद्धांतिक तौर पर कई मामलों में गांधी जी के प्रखर आलोचक थे। अपनी बात वे खुलकर कहते थे। गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस को मौका मिल गया इतिहास से वंचित करना। आजादी के बाद से ही कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। देश का इतिहास भी वो अपने तरीके से लिखवा रही है। सिर्फ गांधी परिवार के नाम पर ही देश में सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। आजादी के बाद से देश पर सबसे लंबा शासन कांग्रेस का ही रहा है और कांग्रेस इसका भरपूर फायदा उठाते हुए उन तमाम लोगों को इतिहास के पन्नों से वंचित करती रही है जिन्होंने कांग्रेस इतर देश की आजादी के अलग सपने देखे थे। वो सपना पूर्ण आजादी का सपना था। कांग्रेस राष्ट्र की चेतना को अपने तरीके से धुंधला करने में लगी हुई है। कांग्रेस शातिराना अंदाज में इतिहास को अपने हक में मोड़े हुए है। कांग्रेस शातिराना अंदाज में इतिहास को अपने हक में मोड़े हुए है। तमाम राष्ट्रवादी नेताओं को इतिहास के पन्नों में न के बराबर जगह दिया गया है और कहीं पर इनका जिक्र भी किया गया है तो वो भी अतिवादी नेता के तौर पर। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में इनके योगदान को बहुत ही कम करके आंका गया। हम अगर देश के लिए कोई गोल्ड मेडल जीतता है, तैराकी में गोल्ड मेडल जीतता है, तो हमारे देश में उसकी कितनी वाहवाह होती है, वो होनी भी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के किसी भी कंपटीशन में समुद्र में तैराकी का जितना डिस्टेंस होता है उससे कई गुना ज़्यादा तैरकर अपने आप को ब्रिटिशों के चंगुल से छुड़ाने के लिए किसी व्यक्ति ने समुद्र में तैरकर अगर समुद्र किनारा तक पहुंचा है तो उसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ, जब इनको
भारत के रक्षा के लिए क्रांति करने का और उनके हिसाब से आतंकवाद करने का आरोपी ठहराकर ब्रिटेन से भारत लाया जा रहा था, तो स्पेन के किनारे पर जब दूर से जहाज से सावरकर जी को स्पेन का किनारा दिख रहा था, तब उन्होंने टॉयलेट के होल से समुद्र में छलांग लगाई और वहां से समुद्र किनारे तक का जो अंतर था, जो डिस्टेंस था, वो दुनिया के किसी भी तैराकी के कंपटीशन में भी नहीं होता है। इतना लंबा था वो हौसला था जो देश के लिए कुछ करने के लिए, उनको तैराकी करने के लिए शक्ति दे रहा था। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं रविंद्र काळे महाराष्ट्र नासिक से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। विनायक दामोदर सावर जी को राष्ट्र नायक का दर्जा कब मिलेगा सर? अब मिलेगा। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है। क्योंकि आप नासिक से बोल रहे हैं? हाँ सर। मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहूंगा कि यही नासिक के बगल में भगूर नाम का स्थान है, देवड़ाली नाम का स्थान है, जहां पर सावरकर जी का अपना पुश्तैनी घर था, या है? जी सर, है। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं सावरकर जी के बारे में। सुनिए। स्वातंत्र संग्राम, पूरा हिंदुस्तान एक बनकर के अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गया था। भारत के स्वाभिमान की लड़ाई का एक स्वर्णिम पृष्ठ था, लेकिन उसी गुलामी की मानसिकता के लोगों ने क्या कहा था, और आज भी कुछ लोग गलती से भी बोल देते हैं 1857 में बढ़ो, और उसके खिलाफ सावरकर जी ने जीवन भर जंगें छेड़ा। उन्होंने कहा यह शब्द उचित नहीं है, यह स्वातंत्र संग्राम था। और जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम की गोल्डन जुबिली ईयर था, 50 साल पूरे हुए थे, तब सावरकर जी लंदन में थे, और लंदन के इंडिया हाउस में 1857 के स्वातंत्र संग्राम की गोल्डन जुबिली का अवसर मनाया गया था, उत्सव मनाया गया था। वहां के देशभक्त भारतीयों को इकट्ठा किया गया था। श्यामजी सवर्मा वहां मौजूद थे, वीर सावरकर जी मौजूद थे, मदन लाल धिंगरा मौजूद थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि देशभक्ति की ललक कैसी होगी और इतिहास के प्रति कितनी सजगता होगी। और अंडमान निकोबार की जेल में क्या यातनाएं हुई, और ये भी देखिए, एक ही जेल में दो भाई मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए पीड़ा झेल रहे थे, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं था कि दोनों भाई एक ही जेल में हैं, मिलने तक नहीं दिया जाता। दो बातें इन्होंने विशेष तौर पर जो बताई कि सावरकर जी शब्दों पर बड़ा ध्यान देते थे, क्योंकि शब्द संदेश देते हैं और संदेश गलत नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसका बड़ा ध्यान रखते थे। इसलिए उन्होंने भाषा शुद्धि का भी अभियान चलाया था, और भाषा शुद्धि के लिए बड़ा अभियान चलाने के साथ साथ उन्होंने इतने निर्णायक शब्द इस देश को दिए हैं। आप जानते हैं, हिंदू शब्द की व्याख्या सावरकर जी ने इस देश को दी है। उन्होंने कहा है कि इस भूमि को मातृभूमि मानने, संस्कृत में व्याख्या है, लेकिन उसका अर्थ यह है कि इस भूमि को मातृभूमि मानने वाला, यहाँ के पुरखों को अपने पुरख मानने वाला, यहाँ की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानने वाला, और इसके लिए प्राण देने की तैयारी रखने वाला हिंदू है। जन्म से वो किस धर्म में है ये मुद्दा नहीं है। ये भाव सावरकर जी ने हिंदू शब्द के व्याख्या के तौर पर दिए थे। जो उल्लेख नरेंद्र भाई ने यहाँ पर किया वो ये है कि 1857 का जो गदर लोग जिसको कहती है, गलती से सावरकर कहते इसको गदर नहीं कहना चाहिए, हम किसी मालिक के खिलाफ गदर नहीं कर रहे थे, हम अपने असली मालिक यहाँ कर आक्रमण कर आए व्यक्ति के सत्ता के खिलाफ लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको स्वातंत्र समर नाम दिया था। और 1857 का स्वतंत्र समर एक ऐसा पुस्तक है, एक ऐसा बुक है जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो इस देश के क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए क्या किया है, एक ही पुस्तक से आप समझ पाएंगे। ऐसी प्रतिभाशाली लेखनी सावरकर जी की थी। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं गिरी बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र हैदनगर से। हाँ।
सर सावरकर और जो भी देशभक्त है उनके बारे में सभी ने आदर सत्कार करना चाहिए सर। जय हिंद सर। मैं गिरी बात कर रहा हूँ हैदनगर से। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, स्काइप कॉलर से भी बात कर लेते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मैं अमेरिका से आलोक रंजन सिंह बोल रहा हूं सर। मैं बिंदास बोल का नियमित दर्शक हूं। हाँ। मेरी एक सुझाव है, जिस तरह सरदार पटेल के तर्ज पे सरदार पटेल के लिए गुजरात में नरेंद्र भाई एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर रहे हैं, वीर सावरकर की थीम पे अंडमान में ऐसा करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां वहां जाएं और उसके बारे में समझें, जाने और उत्सुकता पैदा हो उनमें। बिल्कुल, धन्यवाद, बड़ी अच्छा सजेशन है और यही हम कह रहे हैं। इसलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम इसी से की कि वीर सावरकर जी की स्मृतियां अंडमान निकोबार में, जिनको दो सजाएं दी गई थी, जन्मठेप जिसको कहा जाता है, जिसको आजीवन कारावास कहा जाता है, लाइफ प्रिजनमेंट जिसको कहा जाता है, वो 50-50 साल की 2 सजाएं सावरकर को दी थी। और सावरकर जी ने वहाँ पर तेल निकालने का उनको टारगेट दिया जाता था, काम किया जाता था। जहां पर बैल को लगाया जाता है वहां पर सावरकर जी के कंधे पर उस झूल को रखकर उनसे तेल निकलवाया जाता था। इनकी यातनाएं 13 साल तक इस देश के लिए इस व्यक्ति ने जेल में रहकर तेल निकाला है। ब्रिटिशों ने इतनी यातनाएं दी है। जो बैरिस्टर लेवल का व्यक्ति था, इतना पढ़ा लिखा था, इतना प्रतिभाशाली था कि अपने प्रतिभा के मोल को अगर बेच देता तो अरबों रुपए तब भी कमा सकता था। लेकिन अपना जीवन का एक एक क्षण और खून की एक एक बूंद उन्होंने इस देश के लिए दी। ऐसे सावरकर जी के ऊपर आज हम ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए परिणाम भी देख लेते हैं क्या होंगे। राष्ट्रवादियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। राष्ट्रवादी नेताओं को हाशिए पर ढकेलने के लिए उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी खूब हुआ है। आजादी के बाद से ही सारी सरकारी मशीनरी राष्ट्रवादियों को बदनाम करने में लगी हुई है। तमाम विश्वविद्यालयों से संबंधित शोध संस्थाओं में ऐसे लोगों को खोज कर बैठाया गया जो सिर्फ राष्ट्रवादियों के खिलाफ जहर उगलने में महारत हासिल किए हुए थे। सरकारी खर्चे पर आयोजित सेमिनारों में भी ऐसे विषयों को उठाया जाता था जो सीधे तौर पर राष्ट्रवादियों को हिंसक और देश विरोधी करार देती थी। यहाँ तक कि इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में भी जानबूझकर ऐसे अध्याय शामिल किए जाते थे जिनमें राष्ट्रवाद। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं वीर सावरकर जी का। क्या कहते थे वीर सावरकर जी के बारे में आपके प्रधानमंत्री, आपने सुना, अब पिछले प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, जिनको एक चिंतक के तौर पर कहा जाता था, वो क्या कहते हैं, सुनिए। सावरकर जी एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक चिनगारी नहीं है, एक अंगार है। सीमित नहीं है, एक विस्तार है। मन, वचन और कर्म में जैसा तादात्म्य, जैसी एक रूपता सावरकर जी ने अपने जीवन में प्रकट की, वह अनूठी है, अलौकिक है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका वक्तृत्व और उनका कवित्व, जिसकी देशपांडे जी ने बड़े विस्तार के साथ चर्चा की है, सावरकर जी के जीवन को ऐसा आयाम प्रदान करते हैं कि विश्व के इतिहास में सावरकर जी हमेशा याद किए जाएंगे।
जब जब कोई पराधीनता के खिलाफ संघर्ष करेगा, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के मैदान में कूदेगा, जब जब जीवन के बलिदान की बेला आएगी, जब जब सर्वस्व का समर्पण करके मातृभूमि की खोई हुई स्वाधीनता को प्राप्त करने का क्षण उपस्थित होगा, संसार भर के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग जिन अनेक महापुरुषों का स्मरण करेंगे और स्मरण करने के बाद बलि की वेदी पर अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए आगे बढ़ेंगे, स्वातंत्र वीर सावरकर विश्व के उन महापुरुषों की मालिका में एक चमकते हुए दैदीप्यमान रत्न की तरह से शोभायमान होगी। सावरकर जी ने गैरिबाल्डी से, मैदिनी से प्रेरणा प्राप्त की, लेकिन वो स्वयं एक प्रेरक शक्ति बन गए। बाल्यावस्था से स्वातंत्र लक्ष्मी की उपासना, 11 वर्ष की उम्र में सवाई माधो सिंह के बारे में फाटका लिखना, फिर चाफेकर राणने के संबंध में फाटका लिखना और उसी समय संकल्प करना, मैं देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करूंगा। ऐसे 28 मई को सावरकर जी की जयंती होती है। उस दिन हम पूरा दिन सुदर्शन पर सावरकर जी की जयंती को मनाएंगे। सावरकर के जो भक्त हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे यहाँ पर आए। हमारे कैंपस में सावरकर जी की मूर्ति लगी हुई है और हम उसके माल्यार्पण के साथ उस पूरे दिन भर कार्यक्रम रखेंगे और उसको चैनल से प्रसिद्धि भी देंगे। आपके पास भी सावरकर जी से जुड़ी अगर कोई साहित्य है, जानकारी है, तो आप हमको भेजें, हम उसे भी अपने चैनल से पूरी की पूरी प्रसिद्धि देंगे, क्योंकि सावरकर जी हमारे लिए एक विचार हैं। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। मैं बोलिए। मैं पूना से बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा नाम चंद्रशेखर है। हाँ। मेरा ऐसा सुझाव है कि सेल्युलर जेल में सावरकर जी का जो रूम है वो देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अगर कांग्रेस ने भी उन्हें राष्ट्रनायक नहीं बनाया तो पूरे देश ने उन्हें राष्ट्रनायक पहले ही बनाया है, और इसलिए वो सेल्युलर जेल को एक तीर्थ क्षेत्र का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रभक्ति का तीर्थ क्षेत्र। और सब हमारे देश में जो युवक युवतियां हैं वहां उन्हें लेके जाना चाहिए। तो वहां का जो इतिहास उन्होंने, वहां एक फोटो प्रदर्शनी है, वो देखकर हर आदमी इतना प्रभावित हो जाता है। तो सारे हमारे जो इन्होंने इतिहास तो सब बर्बाद कर दिया है, और ये मणिशंकर अय्यर जैसे फालतू लोग हैं, उन्होंने ये उनका महत्व कम करने का प्रयास किया है। तो वो सब लोगों को वहाँ जो भी सेल्युलर जेल जाके आता है तो वहाँ का बहुत प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल, हम उसको जरूर हम दिखाएंगे। धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। और ऐसी प्रदर्शनी हम अपने कैंपस में भी बनाने वाले हैं। ये सुदर्शन का स्टूडियो, हम इसको कोई कार्यालय या ऑफिस नहीं कहते, हम इसको भारत माता का मंदिर कहते हैं। और इसलिए हमने यहाँ पर मूर्तियाँ भी महापुरुषों की लगाई है, और हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें और भी रखने वाले हैं, ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन रखने वाले हैं कि यहाँ पर आने वाले लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। हम आपको सावरकर जी के जीवन के कुछ वीडियो शॉर्ट्स भी दिखाना चाहते हैं। आज हमने बहुत साहित्य लिया है, 1 घंटे में उसको दिखाना मुश्किल है, लेकिन उसमें से कुछ एक और आपके सामने। मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं? माय डियर मिस्टर बैरिस्टर, जरा सोच समझ कर बोलो। मुझे मेरे बड़े भाई से मिलना है। What? Your big brother here? Huh? मेरे बड़े भाई पिछले कुछ महीनों से यहां पर हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। Mirza? There is another Savarkar here in my jail and I don't know about it, huh?
तुमने बैरिस्टर साहब को यहाँ के कायदे कानून नहीं समझाए? माय डियर फ्रेंड, मेरी जेल में एक कैदी दूसरे कैदी से मिल ही नहीं सकता है और तुम अपने बड़े भाई साहब से बात करना चाहते हो? हाँ? मिस्टर सावरकर, तुम्हें 50 साल तक यहीं रहना है। अब ये भूल जाओ कि तुम्हारा कोई बिग ब्रदर है भी कि नहीं। और फिर 50 साल तक किसी को पता है कि कौन मरेगा और कौन जिएगा? हाँ? और ये भी किसे पता कि 50 साल तक हिंदुस्तान में अंग्रेज रह भी पाते हैं या नहीं। यह हौसला होता है, यह आत्मविश्वास होता है। सावरकर जी को उनका हौसला तोड़ने के लिए जेलर बार बार कहता था कि तुमको 50 साल की सजा हुई है, और सावरकर हर बार उनको कहते थे कि 50 साल तक अंग्रेज यहाँ रहेंगे ही नहीं तो मुझे 50 साल तक सजा मिलेगी कैसे। यह आत्मविश्वास था जो सावरकर जी के द्वारा लोगों में भी जाता था और दुश्मन का भी हौसला चूर होता था। आइए एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। सावरकर फिल्म का आज सुबह ही हिंदुस्तान से जो पत्र है, क्या लिखा है इसमें? नासिक में जैक्सन मर्डर केस में मेरे कितने साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कर्वे, देश पांडे, अनंत कान्हेरी, इन सबको अंग्रेज फांसी पर लटका देंगे। आप तो जानते ही हैं, इन सबको पिस्टल्स मैंने भेजी थी। मेरे भाई को अंडमान जेल भेज चुके हैं। भाभी और पत्नी बेघर हो चुकी हैं। छोटा भाई भी जेल में है। ससुर की नौकरी छीन ली है। और क्या लिखा है? सुनना चाहते हैं और क्या लिखा है? पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर पिस्टल ले जाने वाला चतुर्भुज सरकारी गवाह बन गया है। कोरेगांवकर भी। अगर इस समय मैं वहां नहीं गया तो अभिनव भारत का सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद सर। बोलिए। हाँ जय हिंद सर, मैं परशुराम मोगल बोल रहा हूँ कोथरा से। मुझे गर्व है कि मैं सावर जी के मामा के गांव से बोल रहा हूँ। अच्छा। आज सावर जी की माँ यहाँ से कोथरा से। हाँ। और यहाँ की गोदावरी नदी है, वही सावरकर जी तैरने के लिए सीखते थे, दुनिया को सिखाते थे और छोटे छोटे बम बनाने की कोशिश यहाँ करते थे। तो उनको तो देश के लिए सब कुछ इतना किया है, तो उनको देश के लिए नेता तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन ये तो बहुत दुखद घटना है कि बिल्कुल। धन्यवाद। सावरकर की माँ भी कितनी महान आत्मा रही होगी जिन्होंने सावरकर जैसे व्यक्ति को जन्म दिया। हम आपको एक फोटो दिखाते हैं। ये सुदर्शन का कैंपस है। इस कैंपस में आने के बाद, सुदर्शन के इस मंदिर में आने के बाद आपको सबसे पहले अगर कुछ दिखता है, गेट में एंट्री करने के बाद, प्रवेश के बाद अगर आपको सबसे पहले कुछ दिखता है तो ये 4 महापुरुषों की प्रतिमाएं दिखती है। पहली प्रतिमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, दूसरी प्रतिमा वीर सावरकर जी की है, तीसरी चंद्रशेखर आज़ाद की है, उसके बाद भगत सिंह की है। इस फोटो में नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ गौ माता, छत्रपति शिवाजी महाराज और विवेकानंद की भी फोटो है। हमने प्रयास किया है कि सुदर्शन के द्वारा हम लोगों तक इन बातों को पहुंचाए, क्योंकि हमारे लिए सुदर्शन कोई बिजनेस नहीं है। हमारे लिए सुदर्शन केवल कोई एक प्रोफेशन नहीं है। सुदर्शन हमारे लिए प्रोफेशन के साथ मिशन है, और इसलिए सुदर्शन का घोषवाक्य है, मिशन स्टेटमेंट है, केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और देश 1 नंबर तभी बनेगा जब देश के लोगों के सामने 1 नंबर बनने की प्रेरणा जाएगी। वो प्रेरणा तभी जाएगी जब उनको नेताजी पता चलेंगे, उनको सुभाष चंद्र बोस के साथ सावरकर पता चलेंगे, भगत सिंह पता चलेंगे। इस देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले करोड़ों क्रांतिकारी थे, आज भी है। देश के लिए तब मरने वाले थे, आज के लिए देश के लिए जीने वाले लोग हैं, लेकिन इनको कोई दिखाता नहीं है। हम प्रयास करते हैं जब भी इनकी जयंती पुण्यतिथि आए तो इनको लोगों के सामने दिखाए, और हमारे इस पिछले कुछ सालों के प्रयास से लोगों को ये बातें पहुंची है। इसकी भी हमें खुशी है। जब हम इस कार्यक्रम को घोषित करते हैं फेसबुक पर, तब इसको जानने और समझने वाले लाखों लोग सोशल मीडिया में जुड़ते हैं और करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं। और इसलिए ऐसे विषय हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं।
मैं घोषणा दोबारा करता हूं कि ऐसे महापुरुषों की जयंती हम चैनल पर मनाते हैं। सावरकर जी की जयंती 28 मई को है। उस दिन हम इस एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट भी करेंगे और साथ साथ में पूरे दिन भर हम सावरकर जी से, उनके जीवन से जुड़े हुए विभिन्न चित्र आपको दिखाएंगे, विभिन्न वीडियो दिखाएंगे, उनके बारे में विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे और प्रयास करेंगे कि पूरे दिन भर सावरकर आप तक पहुंचते रहे और आपके दिल में बसते रहे, और तभी तो हिंदुस्तान हमारे दिल में टिका रहेगा और उसके बाद ही हिंदुस्तान नंबर 1 बन पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।